कोई ऐसा अहल दिल हो। पहला हिस्सा, मैं करूँगा इससे शादी। मखदूम शाह की आवाज़ इतनी बहुत सी आवाज़ों को एकदम साकत कर गई थी। सबने हैरानी से इसकी तरफ देखा था, लेकिन वो इसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। इसे अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आया कि इतने चाहने वालों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मखदूम शाह के। और इस मखदूम शाह के जिसका बकौल शहजाद के अपना कोई नाम व निशान, अपनी कोई पहचान भी ना थी, जिसका कोई हसब नसब नहीं था, आज वही मखदूम शाह इसकी चादर से अपनी इज्जत और खैरत का पल्लू बांधने को तैयार खड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो शाहों में से हो, तुम भी तो उसी खून उसी नस्ल का हिस्सा हो, तुम्हारी शादी इससे कैसे हो सकती है? मखदूम शाह के फैसले पर सबसे पहले चचा फेरोज को इख्तिलाफ हुआ था। मैं शाहों में से हूँ या नहीं मैं नहीं जानता, अलबत्ता इंसानों में से जरूर हूँ और इस बात का पक्का यकीन है, इसलिए इंसानियत के खिलाफ कोई काम नहीं होने दूंगा। इसकी शादी मुझसे ही होगी अभी और उसी वक्त। पर साईं इजाजत दीजिए, काजी साहब निकाह शुरू करें। वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया था और बड़ी सी चादर में लिपटी वो धुंधुम हो गई थी। इसका वजूद पहले ही खाक का ढेर बना हुआ था, इसकी जात भी धज्जीब में बिखर गई थी, इसके गुरूर के परखचे उड़ गए थे। इसे अंदाजा नहीं था वो शख्स इस पर करम करेगा जिस पर हमेशा वो सितम करती आती। इसके बावजूद मखदूम शाह इस भरी महफिल में इसके सामने दीवार की मानंद डट गया था। इसका निकाह कुरान से होगा, तुम मुदाखलत मत करो। अब के बार बड़े चचा ने लब कुशाई की थी। इसका निकाह मुझसे होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है और इस फैसले से आप लोगों में कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता। मखदूम का लहजा बेलचक था और वो अपने मकाम पे अपने फैसले पर डट चुका था। पैर साईं बेजान से बैठे अपनी रसूल इज्जत और अपनी बेटी की जिंदा लाश पर खड़े होकर रिश्तेदारों को देख रहे थे, जिनका किसी को एहसास नहीं था, बस वो तो मुट्ठी भर भर मिट्टी डालने को तैयार थे। अब इस मिट्टी तले इनकी इज्जत दब जाती या बेटी, इन लोगों को भला क्या फर्क पड़ता था, और लोगों की उसी बेहिस्सी और अपनी उसी बेबसी पर चुप बैठे थे, बकल चुप, यूं जैसे यहाँ इनकी बेटी का नहीं किसी और की बेटी का फैसला हो रहा हो। तुम जानते हो ये फैसला पंचायत ने किया है, या इस लड़की को कारी कर दिया जाए या इसका कुरान से निकाह कर दी जाएगा, और निकाह के बाद ये सिर्फ एक कमरे में रहेगी, जहां से निकलना भी इसके लिए हराम होगा। चचा फेरोज शाह ने मखदूम को पंचायत के फैसला से आगाह करना चाहा, जिससे वो पहले ही बाखबर था। तो फिर आप इसे कारी कर दें। मखदूम इंतहाई सुकून से बोला। सब ने चौंक कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ख्याल में आप इसे कारी ना करते हुए रियायत कर रहे हैं। इसका निकाह कुरान से करके इसे जिंदगी बख्श रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आप अपने हाथों से इसकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। कुरान से निकाह करने और एक कमरे में कैद करने के बाद भी आप समझते हैं आपका फैसला दुरुस्त है, आप इसके साथ नरमी बरत रहे हैं। चचा साईं, इस कमरे के कैद से बेहतर कब्र और निकाह से बेहतर मौत होगी। इसके लिए जो आप जिंदगी बख्श रहे हैं वो जिंदगी नहीं अजाब है। आप एक लाश कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लाश को कब्र में दफन कर दें। मखदूम एकदम गुस्से से बह गया था। वो बचपन से इस खानदान और इस कबीले की अजीब अजीब और संदिलाना उसूल देखता आ रहा था, लेकिन आज तक बस ना चल सका था कि इन लोगों को बेरहम रस्म व रिवाज से रोक लेता। आज जब मौका मिल ही गया था तो मखदूम चुप ना रह सका था और ना ही पीछे हटने का इरादा रखता था। ये बातें हम भी जानते हैं, ये हमारी बेटी है, दुश्मन नहीं, मगर बात उसूलों की है। फैसला पंचायत ने किया है, अलिफ का निकाह कुरान से होगा, और अगर मैं आपकी पंचायत के फैसले को ना मानूं तो। मखदूम शाह सबसे टक्कर लेने पर तला हुआ था। तो तुम्हें ये गांव, ये घर, ये कबीला हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हमारे फैसलों से या उसूलों से बगावत करके तुम यहाँ नहीं रह सकते, और ना ही इस लड़की से शादी के बाद तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। ये हमारा ही नहीं, पंचायत का भी फैसला होगा। अलामत वावन, मेरे खिलाफ आपका और पंचायत का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मखदूम बेहद सर्द आवाज में बोला। वहाँ मौजूद तमाम अफराद को सांपसूंघ गया। इन्हें मखदूम शाह से इस इंतहाई अक़दम की उम्मीद ना थी। वो तो समझ रहे थे इतने संगीन फैसले को सुनने के बाद वो अपने इरादे से बाज आ जाएगा, लेकिन इसके बरअक्स वो अपने इरादे पर कायम था। अगर आपने इस निकाह में रजामंदी ना भी दी तब भी मैं ये निकाह जरूर करूँगा। आपके उसूलों को मैं किसी की जिंदगी से खेलना नहीं दूंगा। मखदूम के अंदाज में रत्ती बराबर भी फर्क ना आया था। सोच लो मखदूम शाह, सब रिश्तों से कट जाओगे। बड़े चचा ने इसे समझाना चाहा। चचा साईं, ये तो रिश्तों से कट जाएगी। आपको मेरा ख्याल है इसका क्यों नहीं किया? मैं मर्द हूँ इसलिए। नहीं चचा साईं, ये सब मेरे होते हुए नहीं होगा। पर साईं, आप क्यों चुप हैं? अगर ये आप सब की नज़रों में
कसूरवार है तो इसे कत्ल कर दीजिए, कारी कर डालिए। लेकिन यूं कुरान से निकाह लिखना किस हदीस में लिखा है? ये ले कुरान, अगर इसमें किसी औरत का निकाह कुरान से तय पाना लिखा हुआ हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप कर दीजिए निकाह। लेकिन इससे पहले मुझे इस फरसुदा और जालिमाना फैसले का कोई ठोस वजूद और सबूत दीजिए। ये काजी साहब बैठे हैं, ये मुझे इस बात पर कायल कर ली तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बताए काजी साहब, इस्लाम में ये सब जायज़ है? अगर है तो कौन सी हदीस में लिखा हुआ है, बताइए। निकाह नामा पर साइन करने के 15 मिनट बाद मखतूम इसे अपने साथ लेकर हवेली से हमेशा के लिए निकाल आया था। रात अपने सिया पर पूरी तरह फैल चुकी थी और दम तौरती दिसंबर की सर्दाही पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले चुकी थी। गाड़ी के अंदर की फिजा दिसंबर की सर्दाहों से भी ज्यादा यखबस्ता महसूस हो रही थी। हलाना का हीटिंग सिस्टम ऑन था, फिर भी ठंड इतनी थी हड्डियों में उतरती जा रही थी। दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। गौर किया जाए तो ऐसे आलम में उमूमन दो इंसानों के दिल धड़कते हुए पाए जाते थे जिनकी फ़कत चंद मिनट पहले शादी हुई हो, लेकिन यहाँ तो दिलों की धड़कनें भी सोचों में गम और सपाट हुई लग रही थीं। अगले 15 मिनट बाद बारिश की बूंदों ने गाड़ी की स्क्रीन पर मदहमसा रक़स शुरू कर दिया था। पहाड़ी रास्ता था, इसीलिए रास्ता नाहमवार होने की वजह से काफ़ी एहतियात से ड्राइविंग करना पड़ रही थी। कई जगहों पर गाड़ी स्लिप होते होते बची थी। ऐसी सूरत हाल में ड्राइव करना भी एक ख़तरनाक काम साबित हो रहा था। इस पहाड़ी इलाके और फिर इस्लामाबाद की हदूद से बाहर निकलते हुए इसे अढ़ाई 3 घंटे लग ही गए थे और मेन रोड पर गाड़ी डालते हुए इसने सीधी प्लेयर ऑन कर दिया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए गया। इसकी हसासियत बेदार हो गई थी। ये गाना अगरचे इसे बेहद पसंद था, लेकिन इस वक्त वो ये गाना हरगिज़ नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि जब वो ये गाना सुनता था इसे किसी के तनज़ भी सुनना पड़ते थे। और आज जबकि तनज़ भी खामोश थे फिर भी इसने गाना बंद कर दिया था। और वो जो लटे पिटे मुसाफिर की तरह खामोश बेबस और तही दाम बैठी थी, इसको सीडी प्लेयर बंद करता देखकर एकदम से ज़ब्तक हो बैठी और अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। और इसकी हिचकीम की आवाज़ सुनने के बावजूद वो बेतासुर से अंदाज में ड्राइविंग में मसरूफ़ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी बेबसी पर रो रही है, वरना अपनी हरकतों पर नादिम वो हरगिज़ नहीं थी। इसे रोते हुए न जाने कितनी देर गुजर गई थी। जब अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया, इसने सर उठाया तो गाड़ी एक खूबसूरत रेस्टोरेंट डेवलप के सामने खड़ी थी। ये रेस्टोरेंट दरिया जहलम के एन किनारे पर मौजूद था, गोया वो जहलम पहुंच चुके थे। आओ कुछ खा लेते हैं, अभी सफ़र आधा बाकी है और टाइम भी काफ़ी हो रहा है। वो जैसे खाना खाने की वजाहत दे रहा था। अलामत वावन, मुझे भूख नहीं है। ये फ़िक्रा वो सफ़र के दौरान पहली बार सुन रहा था। मुझे भूख नहीं है, वरना तो इसकी भूख का आलम ये होता था कि इसे छोटे मोटे ढाबे पर गाड़ी रोकना पड़ती थी, और आज इतने बेहतरीन होटल पर आकर भी इसे भूख नहीं थी। अब की बार इसकी हालत पर रोना मखतूम शाह को आया था। किसी ने सच कहा था, बादशाह फ़कीर हो जाए तो फ़कीरों को भी इस पर तरस आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह मखतूम शाह को भी इस पर तरस आया था, क्योंकि वो भी किसी मलका से कम नहीं थी। मगर भूख नहीं है तो चाय पी लो, बारिश तेज़ हो रही है इसलिए सर्दी भी बढ़ जाएगी। मखतूम शाह सचमुच इस पर तरस खा रहा था, वरना इसकी मिन्नत करने का इरादा हरगिज़ ना था, बस हमदर्दी निभा रहा था। वेटर को खाना ऑर्डर करने के बाद वो मोबाइल निकालकर किसी से बात करने लगा था। बात करते करते मखतूम की नज़र इस पर पड़ी तो ठटक गया। इसका सर झुका हुआ था और आंसू के कतरे शफ़ाफ टेबल की सतह पे एक नई बारिश बरसा रहे थे, जो बाहर की सर्द बारिश से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, गरम गरम नमकीन सी। मोबाइल बंद करके मखतूम पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। मुहतरमा, आप इस वक्त एक होटल में ही जो पब्लिक प्लेस है, आपका घर या मेरी गाड़ी नहीं है जो आप अपना शौक पूरा कर रही हैं। अभी जिंदगी पड़ी है, रोती रहेगा। मखतूम का लहजा इस्तेज़ाइया हो गया था, जिससे वह मज़ीद बलबला उठी थी। देखो मुझे मशकूक मत बनाओ, मैं लोगों को सफाई नहीं दे सकता। मखतूम ने लफ्ज़ सफाई पर ख़ास जोर दिया था, और वो इस लफ्ज़ से जैसे ज़मीन में गिर गई, अगरचा वो इस पर चोट नहीं कर रहा था। फिर भी मखतूम की बात इसके दिल में चढ़ गई थी, और फिर बाकी तमाम रास्ते वो यूं ही साकत वाओ सामत रही थी। लाहौर पहुंचकर वो जिस घर में वो घर इसके के लिए एक उसर अजनबी था, एक चौकीदार था जो इनको देखते ही चाकवाओ चौबनद हो गया था। साहब खाना लेकर आऊं? नहीं, खाना खा कर आए हैं, तुम जाओ आराम करो। सूरी मुझे ख्याल ही नहीं रहा, आओ तुम्हें ऊपर छोड़ दूं।
मखतूम इसे चुपचाप खड़ा देखकर तेजी से आगे बढ़ा था और वो मखतूम के पीछे सीढ़ियां चढ़ती हुई एक बेडरूम के सामने आ रही थी। मखतूम दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुआ और तमाम लाइट्स ऑन कर दी। ये बेडरूम मेरा है और इसके अलावा मैंने कोई और कमरा सीट नहीं किया और ना ही फर्नीचर रखवाया है। चंद दिन मुझे तुमको और तुम्हें मुझे को बर्दाश्त करना पड़ेगा और एक साथ रहना पड़ेगा, इसलिए जितने दिन तुम यहाँ रहोगी ये कमरा तुम्हारा भी इतना ही होगा जितना मेरा। मखतूम ने अपने शानदार से बेडरूम की तरफ इशारा किया था जिसकी सजावट ही से मकीन की नफासत, पसंद और आला ज़ौक़ की तर्जुमानी हो रही थी और वो हर चीज़ को बस चुपचाप देखे जा रही थी। फिर मखतूम तो कपड़े बदलने चला गया लेकिन वो बेड पर बैठी अपनी साबिका सोचों में चकराने लगी। मखतूम वापस आया तो इसे किसी गैरमरी नुक्ते को घूरते हुए पाया था। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। वो एक चुभन महसूस कर रही थी और इस चुभन देने वाले कांटे को निकालना चाहती थी। इसीलिए जब मखतूम सोने के लिए लेटा तो इसने बेहद आहिस्तगी के साथ बोलना शुरू किया।